झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंध में भाग 2 यानी कि पार्ट 2 को देखेंगे। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके पार्ट 1 का वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, और फसल चक्रण से हम क्या समझते हैं, इसका क्या लाभ है, और फसलों की कटाई कैसे की जाती है इसके बारे में जानेंगे, और फसलों का भंडारण क्यों किया जाता है और इसका क्या लाभ है इसके बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। इससे पहले बच्चों मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई दो चीजों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो आप इसी प्रकार से दो भाग में इसे बांटकर इसे दिखाने का प्रयास करें। तो इससे आपको परीक्षा में अधिक जो है अंक प्राप्त हो सकेंगे, न कि पहले आप उर्वरक को लिख देते हैं उसके बाद फिर खाद को लिखते हैं। यह सही तरीका नहीं है बच्चों। तो हम लोग देख लेते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो देखिए कि उर्वरक जो है यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, और जबकि जो खाद है वह एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह प्रकृति में के चीजों से बनता है, और ये उर्वरक जो है इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, और खाद जो है इसे खेत में ही बनाया जाता है। और उसके बाद उर्वरक जो है यह मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा को नहीं बढ़ाती है। तो इसका ये डिमेरिट्स है, यानी कि हानि है कि उर्वरक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे मिट्टी की जो ह्यूमस की मात्रा है जो कि फसल के को बढ़ने में सहायता करती है वो इसे मिट्टी को प्राप्त नहीं हो पाती है। जबकि खाद से जो है मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। अर्थात खाद जो है उर्वरक की तुलना में जो है अच्छे पदार्थ हैं। उसके बाद उर्वरक में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे इसमें मुख्य रूप से केएनपी क्या है बच्चों, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये मुख्य पोषक तत्व है जो फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। यही कारण है कि उर्वरक का उपयोग से फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस केएनपी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। जबकि जो खाद होता है इसमें पोषक तत्व उर्वरक की तुलना में कम होता है। ठीक है। और उर्वरक में जो है इसका उपयोग भंडारण और परिवहन करना आसान होता है। ये इसका पैकेजिंग किया जा सकता है, पैकेट बनाया जा सकता है, और इसके कारण इसका भंडारण भी किया जा सकता है, अर्थात इसे रखा जा सकता है और इसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। इस प्रकार से इसका उपयोग बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु ये जो खाद है इसे खेतों में ही बनाया जाता है, इसलिए इसका भंडारण, उपयोग तथा परिवहन जो है उर्वरक की तुलना में कठिन होता है। इतने आसानी से हम खाद को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, और न ही इसका हम भंडारण कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चों, उर्वरक जो है मिट्टी की संरचना को बिगाड़ता है। अर्थात धीरे धीरे अगर हम उर्वरक का प्रयोग लगातार करते जाएंगे तो उससे जो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वह उस मिट्टी में फसलों का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जबकि यदि खाद का हम उपयोग करते हैं तो यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को धीरे धीरे और बढ़ाता है। उसके बाद बच्चों, उर्वरक जो है फसल पर शीघ्र प्रभाव डालता है। जो फसल पर हम उर्वरक डालते हैं तो तुरंत फसल में वृद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से उर्वरक जो है फसल पर जो है वो शीघ्र प्रभाव डालता है, जबकि खाद जो है वो देर से प्रभाव डालता है, लेकिन उसका कोई भी साइड इफेक्ट फसलों पर नहीं पड़ता है, और इससे जो फसल हमें तैयार होता है वो फसल काफी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से बच्चों यह उर्वरक और खाद में अंतर है। अब हम लोग बच्चों समझेंगे कि फसल चक्रण क्या है और फसल चक्रण का क्या लाभ है, फसल चक्रण क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग फसल चक्रण के बारे में जान लेते हैं, यानी कि क्रॉप रोटेशन। बच्चों, अगर किसी खेत में हम लगातार एक ही फसल को बोते हैं तो उस खेत में एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है।
और इसी प्रकार से जब हम आगे भी इसी फसल को बोएंगे तो उस फसल का जो है उत्पादन सही नहीं हो पाएगा, यानी कि अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हम बदल बदल कर फसल को उस खेत में बोएं, यानी कि किसी खेत में फसल को बदल बदल कर एकांतर क्रम में बोना फसल चक्रण कहलाता है और यह खेतों के लिए अधिक लाभदायक होता है। तो ये कैसे कर सकते हैं? कौन सा फसल हम बोएंगे? जैसे उदाहरण के लिए फलीदार फसल, यानी कि जैसे मटर का फसल है, उसके बाद झकड़ा जड़ वाली फसल जैसे गेहूं का फसल है वो हम उगा सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर और एक चीज जान लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी जो है खेतों के लिए यानी कि फसल के लिए बहुत जरूरी है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में एक प्रकार का गांठ पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मटर की जो जड़ है, अगर मटर की फसल को आप निकालेंगे तो उसके जड़ों में देखेंगे कि गांठें पाई जाती है, जिसे हम लोग रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और इसमें जो है राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है और इस जीवाणु का काम है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को जो है वो सोख लेता है और सोख कर उसे नाइट्रेट में बदल देता है और इस प्रकार से वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो बच्चों इसे आप अवश्य नोट कर लेंगे, अधिकतर परीक्षा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पूछा जाता है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे फसलों की कटाई के बारे में। जब खेतों में फसल तैयार हो जाता है तो आवश्यक होता है कि हम फसलों की कटाई करें। तो फसलों की कटाई करने के कौन कौन से साधन हैं, अर्थात किन किन चीजों से हम फसलों की कटाई करते हैं और फसलों को किस प्रकार से हम तैयार कर लेते हैं उपयोग के लिए, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो बच्चों फसलों के उत्पादन के बाद किसानों के लिए बहुत ही उल्लास का समय होता है, यानी कि आनंद का समय होता है फसलों की कटाई का। तो फसलों की कटाई कई प्रकार से की जाती है। तो बच्चों परंपरागत रूप से हंसुआ के माध्यम से फसलों की कटाई की जाती है और आधुनिक समय में इसके हंसुआ के स्थान पर हार्वेस्टर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब फसलों की कटाई हो जाती है तो फसल को उसके दानों से, फसल को के वृक्ष से उसके दानों को अलग करना जो है थ्रेशिंग या दौनी कहलाता है। इसे जो थ्रेशर के माध्यम से इसे अलग किया जाता है, बीजों को अलग किया जाता है। और बच्चों अभी आधुनिक समय में एक मशीन है जिसे हम लोग कंबाइन मशीन कहते हैं। यह कंबाइन मशीन बहुत ही काम का है। यह जो है एक साथ कटाई भी कर देती है और जो फसल है उससे बीजों को भी अलग करने का काम ये एक ही साथ में इसमें हो जाता है। उसके बाद बच्चों ये जो थ्रेसिंग में जो दाने अलग होते हैं और उसमें जो छिलके वगैरह होते हैं उसे अलग करने का जो काम है उसे हम लोग कहते हैं ओसाई कहते हैं। बच्चों जब फसल का उत्पादन हो जाता है, कटाई हो जाता है, फसल जो है हमारे घरों में आ जाती है तो किसान जो है इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है, जैसे पोंगल के रूप में, वैसाखी के रूप में, होली के रूप में, दिवाली के रूप में, नवान्न के रूप में और झारखंड में नया खानी के रूप में इसे मनाया जाता है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे फसल उत्पादन हो जाने के बाद जब वो फसल घर में आ जाती है किसानों का, तो उसके बाद फसल जो अधिक बच जाता है, अधिक हो जाता है, तो किसान क्या करते हैं उसमें से कुछ फसल को रख देते हैं अगले साल के लिए सुरक्षित रूप में। और अगर बहुत अधिक होता है तो उसे भंडारण करना आवश्यक होता है, नहीं तो फसल जो है बर्बाद हो जाएगा, आगे साल का उपयोग में भी नहीं आ पाएगा। और यही भंडारण जो है आगे चलकर अगर कहीं पर दुर्भिक्ष हो जाता है, अर्थात फसलों का उत्पादन किसी वर्ष नहीं हो पाता है, बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो भंडारित जो फसल है वो जो है देश के जनता के बहुत अधिक काम में आता है और किसानों के भी काम आती है। तो हम लोग उसी को हम लोग अब जानेंगे भंडारण कैसे किया जाता है, भंडारण करने का सही तरीका क्या है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग जान लेते हैं भंडारण के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं भंडारण के बारे में, यानी कि स्टोरेज के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। सबसे पहले अनाजों को क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है ताकि अनाज में जो नमी है वो नमी कम हो जाए। अगर नमी रह जाएगा तो भंडारण के दौरान भी उसमें कीड़े मकोड़े, चूहा या सूक्ष्म जीव उसमें लग जाएंगे और फसल जो है वो भंडारण की अवस्था में ही नष्ट होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले अनाजों को धूप में सुखाते हैं ताकि फसलों में नमी की मात्रा में
कमी हो जाए और फसलों में अधिक नमी रहने पर भंडारण के दौरान कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा फसलों को नुकसान करने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उसे सुखाना आवश्यक होता है। उसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण जो है वो साइलो में किया जाता है या भंडारण गृहों में किया जाता है और उसमें जो है नमी ना रहे उसकी भी व्यवस्था की जाती है, कीड़े मकोड़े ना लगे उसकी भी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद बच्चों एक बात हम लोग को और जान लेना है, केवल हम लोग फसलों से ही जो है अपने खाद्य पदार्थ का हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग को जो है भोजन के लिए जंतुओं से भी जो है भोजन हमें प्राप्त होती है। तो कृषि के अतिरिक्त जंतुओं से भी हमें भोजन की प्राप्ति होती है। उचित भोजन, आवास एवं देखभाल प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है। इस क्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है, पशुपालन कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों कृषि और पशुपालन दोनों मिलाकर ही हमारे भोजन की व्यवस्था हो पाती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, फसल चक्रण से हम क्या समझते हैं, फसल चक्रण का क्या लाभ है और फसलों की कटाई किस प्रकार से की जाती है और इसका क्या लाभ है, फसलों की कटाई में कौन कौन से आधुनिक औजारों का प्रयोग किया जाता है और भंडारण क्या है, साथ ही पशुपालन के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।